ओके स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग CF एंड PI ऑफ एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हम थ्रू आउट चैप्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज f d डैश z इक्वल टू f x, y। जनरल मेथड की जरूरत कब पड़ती है? सपोज कीजिए हमें CF निकालना है जनरल मेथड से, और ये f dd डैश हमारा लीनियर फैक्टराइज नहीं हो पाता। दैट मीन्स व्हेन f dd डैश कैन नॉट फैक्टराइज्ड लीनियरली, यानी कि हम इस f dd डैश को इस फॉर्म में फैक्टर नहीं कर पा रहे, यानी bd माइनस ed डैश माइनस c, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाते हैं। तो उस केस में हम जनरल मेथड फाइंड करते हैं, जनरल मेथड अप्लाई करते हैं CF फाइंड करने का। जनरल मेथड क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी। हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज राइट डाउन पहले, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग CF। तो हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं हमारी f d डैश z इक्वल टू 0, यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं राइट हैंड साइड 0 है, और एज्यूम करते हैं एक और चीज, लेट z इज इक्वल टू a e टू द पावर hx प्लस ky इज solution of equation number 2. Now what is a, what is h and what is k? तो ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट्स। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि z इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम यहां पर z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं h और k के बीच में रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन की हेल्प से हम जनरल मेथड से, जो ये मेथड है जिसे हम CF निकालते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एक इक्वेशन है हमारी, दिस इज d माइनस d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका सॉल्यूशन भी होगा। सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सॉल्यूशन ऑफ 1 will be z is equal to CF। अब आप इसका इस फंक्शन को देखिए, d माइनस डी डैश स्क्वायर, ये लीनियर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसके लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते, तो हम जनरल मेथड लगाएंगे। सिंस d माइनस डी डैश स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड into linear factor, so we will use general method of finding CF। क्या assume करेंगे? let z is equal to a e to the power hx plus ky is solution of equation number 1। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम वैल्यू निकालेंगे d की। dz मीन्स del z अपॉन del x is equal to a h e to the power hx plus ky। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली हमें एक जरूरत पड़ेगी d डैश z स्क्वायर, दिस इज del 2z अपॉन
डेल वाई स्क्वायर, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी ए के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई. Now we will put the value of dz and d dash square z in equation number 1. From equation number 1, 3 and 4 we get ah e to the power hx plus ky minus a k square e to the power hx plus ky is equal to 0. बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू रख दी है इन दोनों की. दिस इज हियर, सो विच इंप्लाइज a ब्रैकेट में होगा h माइनस k स्क्वायर इंटू ई टू द पावर hx प्लस ky इज इक्वल टू 0. यानी कि इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर से हमने a को कॉमन लिया है और e की पावर hx प्लस ky को कॉमन ले लिया. अब देखिए ये तीन आपके नंबर्स हैं या तीन आपके वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है. आइदर a कैन बी 0, आइदर h माइनस k स्क्वायर कैन बी 0 और दिस क्वांटिटी इज 0. तो a और e की पावर hx प्लस ky 0 नहीं होंगे. अगर ये 0 हो गए तो जो हमने ये सॉल्यूशन माना था ये पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा. जो हमने माना था z इक्वल टू a e टू पावर hx प्लस ky, तो यहाँ ना तो a 0 है और ना ही ये क्वांटिटी 0 है, विच इंप्लाइज h माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज h इक्वल टू k स्क्वायर. तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिल गया जो हमने एज्यूम किया था, विच इंप्लाइज z इक्वल टू a e to the power hx plus ky is equal to a e to the power, हमने h की वैल्यू रख दी k के टर्म्स में, k स्क्वायर x plus ky where k is constant. यानी कि z is equal to a times e to the power k स्क्वायर x प्लस ky. ये इसका सॉल्यूशन हो गया. पर यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि k की वैल्यू क्या होगी. k कांस्टेंट है, k बहुत सारी वैल्यू रह सकता है, इन जनरल इनफाइनाइट वैल्यू रह सकता है. हम यहां पे रख सकते हैं k इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. तो ये सारी की सारी वैल्यूज, यानी कि जब k इक्वल टू 0 रखें या k इक्वल टू 1 रखें या माइनस 1 रखें, 2 रखें या माइनस 2 रखें, वो जितनी भी वैल्यूज रखने के बाद z की वैल्यू आएगी वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन ही होंगे. तो हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर y1, y2, y3, yn किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं तो इन सब का सम, देन समेशन yn इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. तो सेम चीज यहां पे रखेंगे, हम इन सारे सम्स को ऐड कर देंगे, यानी कि इन सारे के सारे सॉल्यूशंस को ऐड कर देंगे. तो इन जनरल z इक्वल टू समेशन a e टू द पावर k स्क्वायर x प्लस ky इज सॉल्यूशन ऑफ 1. This is important. इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से इलस्ट्रेट कर दे रहा हूं. ये एक थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस के अंदर. अगर किसी इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर y1 और y2 एंड y3 अप टू yn ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं, तो इन सब का जो लीनियर सम है इसको हमें कांस्टेंट ci into yi, I varies from 1 to n, that would be also a solution. ये भी एक उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. तो जैसे हमने यहां पर निकाला z इक्वल टू a e टू द पावर k स्क्वायर x प्लस ky, पर k क्योंकि कांस्टेंट है
और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, यानी k इक्वल टू 0 रखने पे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, k इक्वल टू 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे, या नेगेटिव वैल्यूज रखने पे, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं। तो उन सारे सॉल्यूशंस को हमने सम अप कर दिया इन जनरलाइजेशन के अंदर, दिस इज समेशन a e टू द पावर k स्क्वायर x प्लस ky। तो ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से जब कभी भी इक्वेशंस दी हुई हों और उनका जो भी हमारा एफ डी डी डैश वाला फैक्टर है, ये फैक्टर अगर लीनियराइज नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है का मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाने का मतलब एक लीनियराइज फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हम जनरल मेथड यूज करते हैं सी एफ फाइंड करने के। सिमिलरली नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई। हाउ टू गेट पी आई, अगेन हम कंसीडर कर रहे हैं हमारी जो जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई। हमारी इक्वेशन है एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। यहां जनरल मेथड की हम इज इक्वल टू दिस इज एफ एक्स कॉमा वाई। तो हम यहां जनरल मेथड कब यूज करेंगे? जब हमारा एफ एक्स वाई जितनी भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक पढ़ी हैं, यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो, या साइन या कॉस के टर्म्स में हो, या एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, या इनके कॉम्बिनेशन में हो, इनमें से कोई भी नहीं है। यानी कि हमने जितने रूल्स अभी तक पीआई को निकालने के पढ़े हैं उनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा एफ एक्स वाई कुछ इस तरह से आ जाता है वाई कॉस एक्स, तो इस केस के अंदर ना तो ये पूरा एल्जेब्रिक टर्म में है, ना ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में है, ना ई की पावर के टर्म में है। तो इस तरह की जब भी कंडीशंस आ जाती हैं राइट हैंड साइड यानी एफ एक्स वाई की वैल्यू, तो उस केस में जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं वो मेथड एप्लीकेबल नहीं हो पाते। तो उस केस में हम लोग जनरल मेथड से पी आई फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? लेट अस सी। लेट वी फैक्टराइज्ड एफ डी डी डैश इंटू लीनियर फैक्टर्स लाइक डी माइनस m1 डी डैश, डी माइनस m2 डी डैश अप टू डी माइनस mn डी डैश। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एफ डी डी डैश हमारा कोई भी nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो उस केस में पी आई कैसे निकालेंगे? देन पी आई इज 1 अपॉन एफ डी डी डैश एफ एक्स कॉमा वाई। तो इसको हमने लीनियर फैक्टर में लिख दिया, तो दिस इज 1 अपॉन डी माइनस m1 डी डैश, डी माइनस m2 डी डैश अप टू डी माइनस mn डी डैश इंटू एफ एक्स कॉमा वाई। तो किसी भी लीनियर, एक सिंपल लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे? देन पी आई करस्पॉन्डिंग टू फैक्टर जनरल 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स कॉमा सी माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश एक लीनियर फैक्टर है, उसके करस्पॉन्डिंग ये एफ एक्स वाई है। तो इसका जो पी आई होगा इंटीग्रल, वन टाइम इंटीग्रल एफ एक्स कॉमा
y को हमने रिप्लेस कर दिया c माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू है c की, यहां पर c हमने क्या माना, यहां पे माना है हमने y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू y प्लस एम एक्स। तो जब फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा तो वहां पे हम c की वैल्यू को वापस रिस्टोर करा देंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इसी प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने पहले एक फैक्टर के लिए सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा अगर फैक्टर लिखा हुआ है इसके साथ तो दूसरे फैक्टर के साथ सॉल्व करेंगे, इसी तरह तीसरे फैक्टर से सॉल्व करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल और इस एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, वी हैव इक्वेशन del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2z अपॉन del x del y माइनस 6 del 2z अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू y cos x। सॉल्यूशन, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो अगेन इक्वेशन हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हम इसको d के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर प्लस d डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर z इक्वल टू y cos x। सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म z is equal to cf plus pi for cf auxiliary equation will be, auxiliary equation क्या हो जाएगी इसकी, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 is equal to 0 which implies m is equal to माइनस 3,2। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो CF हो जाएगा यहां से CF इज इक्वल टू 5,1 y प्लस 2x प्लस 5,2 y माइनस 3x। दिस इज CF। अब बात आई PI कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका। PI, तो PI के लिए हम इस क्वांटिटी को लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर इंटू y cos x। अगर आप इस क्वांटिटी को देखें तो ये फंक्शन f x, y ये हमारे किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी हमने पढ़ी है ना तो एक्सपोनेंशियल है ना cos के टर्म्स में है एक्सप्लिसिट, यानी cos के टर्म का मतलब यहाँ पे cos ax प्लस by के टर्म में है, ना ये एल्जेब्रिक टर्म के उसमें है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अपने जनरल मेथड से। तो जनरल मेथड से PI निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे यू विल गेट फैक्टर लाइक d प्लस 3d डैश इंटू d माइनस 2d डैश इंटू y cos x। इट इज लीनियर फैक्टर। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। प्लस 3d डैश एक तरफ लिख लिया और ब्रैकेट में ही हो गया, दिस इज 2d डैश इंटू y cos x। सो दिस इज द रूल जो अभी हमने डिस्कस किया था। दिस इज द रूल 1 अपॉन d माइनस एम डी डैश एफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स और y की जगह पे हम लिख दिया था c माइनस एम एक्स डी एक्स। इस रूल का हम यूज करने वाले हैं। यहां पर अगर आप एनालॉगस देखेंगे तो यहां पर m की वैल्यू 2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 अपॉन d प्लस 3d डैश इंटीग्रेशन, दिस इज c माइनस 2x इंटू cos x dx। इंटीग्रेट करते हैं इसको बाई पार्ट।
बाय पार्ट का मतलब है प्रोडक्ट रूल जो इंटीग्रेशन का है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन c minus 2x in integration of second function is cos x dx. So this is d plus 3d dash c minus 2x into cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा -2, और cos का इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया sin x इंटू डी एक्स, फिर सिंप्लीफाई किया 1 अपॉन डी प्लस 3d डैश c माइनस 2x sin x, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस cos x, तो माइनस एक ही है और एक माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट -2 cos x इंटू डी, सॉरी 2 cos x। अब इस d प्लस 3d वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई करना है और यहां पर हम c माइनस 2y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y भी रख देंगे, तो वी विल गेट d प्लस 3d डैश y sin x माइनस 2 1 अपॉन d प्लस 3d डैश cos x। दिस इज अवर p1 एंड दिस इज p2। p1 को सॉल्व करते हैं, अगेन इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज इंटीग्रेशन, उससे पहले हाँ चलो इंटीग्रेशन फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा y रिप्लेस हो जाएगा यहां पर c प्लस, या इसको c1 लेंगे क्योंकि c हम एक ऑलरेडी ले चुके हैं, c1 प्लस 3x इंटू साइन एक्स dx माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये होमोजीनियस फैक्टर हो गया ऑर्डर 1 का, और यहां पर हमारा cos x है, तो जो हमारा जनरल मेथड है cos के टर्म्स में सॉल्व करने वाला, हम उसका यूज करने वाले हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0y, ये हो जाएगा 1 इंटू डी को रिप्लेस कर देंगे 1 से और डी डैश को रिप्लेस कर देंगे 0 से, क्योंकि ऑर्डर 1 का है, एक बार इंटीग्रेशन होगा cos u du, ये रूल हमारा ये वाला है 1 अपॉन f a कॉमा b n टाइम्स इंटीग्रेशन, दिस इज gu du इंटू du, जो हमने पहला रूल पढ़ा था, हमने इसको इस वाले रूल से सॉल्व करेंगे। अब इस वाले p1 को सिंप्लीफाई करते हैं, p1 को सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन प्रोडक्ट रूल से इंटीग्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन dy ओवर dx ऑफ c1 प्लस 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। इस वाले का पार्ट ये हो गया आपका डिनोमिनेटर में 1, और cos u का इंटीग्रेशन हो गया sin u, दिस इज sin u, दिस इज c1 प्लस 3x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट किया 3 टाइम्स और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx माइनस 2 sin u की वैल्यू हमने रख दी, u इज बेसिकली यहां पर x, यहां पर u इज इक्वल टू है हमारा x प्लस 0y, यानी x है, तो ये हो गया माइनस c1 प्लस 3x टू cos x माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos x का sin x, तो ये प्लस का हो जाएगा यहां पे प्लस 3 sin x माइनस 2 sin x, c1 प्लस 3y इज नथिंग बट y, तो दिस इज y cos x, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया इंटू sin x।
So this is the PI. This is our PI. तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट इज Z इज इक्वल टू CF प्लस PI इज इक्वल टू 5(1). CF हमारा आया था, दिस इज y प्लस 2x प्लस 5(2) y माइनस 3x माइनस y cos x plus sin x. This is the solution. This is solution. So in this lecture we discussed general method of finding CF and PI, कि अगर हमारा जो FDD डैश का फैक्टर है वो फैक्टर अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो हम किस तरह से जनरल मेथड निकालते हैं, जनरल मेथड से CF निकालते हैं। सिमिलरली PI के केस में कि अगर हमारा जो भी राइट हैंड साइड का फंक्शन fxy है वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम उसको किस तरह से जनरल मेथड से PI कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द PDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। थैंक यू।